बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। बड़ी सुंदर सी एक कहानी है एक नन्ही सी चिड़िया की बच्ची की, जो भटकते भटकते कहीं दूर घूमने निकल जाती है और माधवदास नाम का एक सेठ रहता है, जो उस चिड़िया को देखकर मोहित हो जाता है। उस पर चाहता है कि वो उसके घर में आके रहे, वो उसके लिए सब सुख सुविधाएं इकट्ठा कर देगा और जीवन के सब साधन जुटा देगा। तो चिड़िया को हर तरह से वो फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया को अंततः ये समझ में आ जाता है कि माधवदास उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा है और जो उसके लिए ठीक नहीं है। वो अपने घर से दूर निकल आई थी, रास्ता भटक गई थी और अंततः वो घर जाने के लिए उतावली हो जाती है। माधवदास उसे अपने नौकर चाकर से पकड़वाना चाहता है, जिससे वो डर करके उड़ के भागती है और उड़ते उड़ते अपनी माँ की गोद में आकर के चैन की सांस लेती है। तो चिड़िया की बच्ची एक कहानी जो इसमें दिखाई गई है, वो बड़ी सुंदर सी भावनाओं को लेकर लिखी हुई है, जिसमें माधवदास के पास अपार धन है, दौलत है, बड़ा व्यापारी है, संगमरमर से बनी कोठी है, बाग बगीचा है, कला का प्रेमी है और सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, अकेला रहता है। इसलिए वो चिड़िया की बच्ची को पकड़ना चाहता था। तो अब मैं ये कहानी आपको पढ़ाने चल रही हूँ और आपको समझाऊंगी, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है, कोई व्यसन छू नहीं गया। व्यसन, जो शब्द थोड़े कठिन लग रहे हैं मुझे, मैं उनको इस पे लिख देती हूँ। व्यसन मतलब होता है बुरी आदत। तो कोई व्यसन छू नहीं गया, सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। संतुष्टि। अब इन्होंने माधवदास का परिचय दिया कि माधवदास जो हैं एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, अपार धन दौलत उनके पास है, संगमरमर से बनी हुई कई कोठियां हैं, नई कोठियां बनवाई हैं और कोठियों में एक सुहावना सा सुंदर सा बगीचा लगवाया है। चूँकि कला प्रेमी हैं, धन की कमी नहीं है और कोई बुरी आदत भी नहीं छुई है उनको, यानी धन खर्च करने के लिए किसी बुरी आदत को उन्होंने नहीं पकड़ा है। सुंदर रुचि के आदमी हैं, यानी सुंदरता उन्हें बहुत पसंद है। अपने बाग बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे, फव्वारों से निकलता हुआ पानी
खूब सुंदर सा बगीचा उन्होंने बनवा रखा था। समय भी उनके पास खूब था क्योंकि वो अकेले थे और दिन भर वो बगीचे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। और जब शाम, दिन की गर्मी ढल जाती, शाम हो जाती, आसमान बिल्कुल साफ सुंदर कई रंगों का हो जाता, तब वो उस बगीचे के सामने कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर आसानी से बैठ जाते और प्रकृति के एक एक छटा को, प्रकृति के एक एक सौंदर्य को वो निहारते, मानो उनके मन को संतुष्टि मिलती ऐसा करने से। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते और कभी जब उनके मित्र उनके पास आकर बैठ जाते खाली देखकर, तो हंसी मजाक करते हुए मित्रों के साथ समय व्यतीत करते रहते। नहीं, और अगर नहीं आए, मित्र नहीं बैठे, तो पास रखे हुए हुक्के की सटक मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते। और जब मित्र न होते और उनका समय न कटता, तो वे हुक्के की जो पाइप लगी रहती है उसके कुछ घूंट मुंह में लगाकर खींचते और अपनी पुरानी दुनिया के ख्यालों में खो जाते। संध्या का समय धीरे धीरे वो ऐसे ही व्यतीत कर देते। तो और शाम का वक्त जैसे लगता कि किसी नई दुनिया के सपने में वे खोए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता और आराम से जैसे कोई सपना देख रहा हो, संध्या के समय को गुजार देते। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली खाली सा रहता। अब एक दिन की बात है कि आकाश मंडल में कुछ बादल छाए हुए थे। बादल बहुत गहरे नहीं थे, धूप का प्रकाश भी बीच बीच में छन छन करके आ रहा था और माधवदास तख्त पर मसनद लगाए हुए अधलेटे से मसनद के सहारे अपने दिनों को याद कर रहे थे। जिंदगी में उन्होंने बहुत सुख उठाए थे, कोई ऐसा सुख नहीं था जो उन्हें नहीं प्राप्त था। जी भर कर भी उन्हें सुख की अनुभूति हुई थी, फिर भी जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खालीपन उन्हें महसूस होता था कि कहीं न कहीं कोई खालीपन है, क्योंकि वे अकेले थे। समय गुजारने के लिए उनके पास कोई नहीं था, तो उन्हें लगता था 2-4 दिन तो वो बड़े अच्छे से बिताते और कभी ऐसा लगता कि उनका मन उस चीज़ को देखते देखते भी उकता जाता। तो उनके मन में एक खालीपन का भाव जो रहता था वो भर जाता कि वो उसे कैसे व्यतीत करें। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश
मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। अब एक दिन की बात है कि माधोदास शाम के समय वहीं चबूतरे पर तखत बिछाकर मसनत लगाए अधलेटे से प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई है। चिड़िया बहुत सुंदर है। चिड़िया की गर्दन लाल है और गुलाबी होते हुए किनारों में थोड़ी सी नीली है, यानी गर्दन में गुलाबी, नीला और लाल रंग की उसकी गर्दन है। रंग बिरंगी सी सुंदर नन्ही छोटी सी चिड़िया है। किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, पंख ऊपर से चमकदार। अब ये चिड़िया का सौंदर्य वर्णन है। मान लीजिए अगर आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि माधवदास की कोठी पर आकर बैठी चिड़िया का सौंदर्य वर्णन करें। जब ये प्रश्न आ जाएगा तो आपको सीधे इस पैराग्राफ को ही लिखना होगा कि माधवदास के बगीचे पर गुलाब की डाली पर बैठी चिड़िया बिल्कुल नन्ही सी छोटी सुनहरे पंखों वाली थी, जिसकी गर्दन लाल, गुलाबी और नीली थी। किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख उसके बिल्कुल सुंदर चमकदार थे और हल्के स्याह रंग के, मतलब हल्का स्लेटी कहना चाहिए, न काला न नीला। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। ये पूरा पैराग्राफ चिड़िया के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ उसमें लिखना पड़ेगा। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी और उसके पंखों पर सुंदर सुंदर चित्र से बने हुए थे। रंग बिरंगे चित्र दिखाई दे रहे थे। अर्थात वो जो चिड़िया थी वो अत्यधिक सुंदरता से भरी हुई चिड़िया थी और जिसका सौंदर्य वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। छोटा सा उसका सिर था, बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर, पंखों पर अनेक रंगों की चित्रकारी थी। चिड़िया को तो माधवदास के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था और चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर से दूर आ करके जैसे विश्राम करने के लिए गुलाब की डाली के पास बैठती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी माधवदास के बारे में नहीं पता था और वो नन्ही चिड़िया एक पल को भी आराम नहीं करती थी। कभी फुदकती थी, कभी पंखों को हिलाती थी, बड़ी खुश मालूम होती थी। ऐसा लग रहा था कि वो चिड़िया नया नया उड़ना सीखी है और अपने घर के पास पंखों में हवा भरकर खूब दूर तक उड़ती हुई चली आई है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही है। यानी वो चिड़िया कैसी थी? छोटी थी, रंग बिरंगी थी, उसकी चोंच छोटी सी थी, मीठी मधुर आवाज में वो बोल रही थी और उसे माधवदास के बारे में तो कुछ पता था नहीं, तो वो किसी भी रूप में ये चाहती थी कि वो वहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम करे। लेकिन नन्ही छोटी थी तो चंचल थी, वो फुदकती, कभी पर हिलाती, कभी अपने गले से मीठी मीठी आवाज निकालती। तो आपको ये पूरा सौंदर्य वर्णन, प्रश्न का अगर प्रश्न ये रहा कि माधवदास के बगीचे में आई नन्ही सी चिड़िया का सौंदर्य वर्णन करें, तो आपको पूरा ये लिखना होगा, पूरे पैराग्राफ को लिखना होगा कि वो देखने में चिड़िया कैसी लगती थी, उसकी आवाज़ कैसी थी, उसकी सुंदरता कैसी थी और देखने में कैसी प्रतीत होती थी। तो इस तरह से आप इसका उत्तर भी लिखेंगे और मैंने आपको ये पैराग्राफ भी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया इस डाल पर उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, जाओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है।
सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब माधव दास ने जब उस चिड़िया को देखा कि वो नन्ही सी चिड़िया पेड़ की डाल पर इधर उधर खुदक रही है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है और लगा ये चिड़िया बड़ी मनमानी है, नन्ही है, छोटी है, अपने मन को की प्रसन्नता के लिए इधर उधर खुदक रही है। स्वच्छंदता इसको बहुत प्यारी है, लग रहा कि ये पंखों में खूब हवा भरकर उड़ने की शौकीन है, स्वतंत्रता इसे बहुत प्रिय है। इसीलिए कहीं एक जगह ये स्थिर नहीं बैठती, एक जगह कहीं स्थिर नहीं है, बस इसे एक डाल से दूसरे डाल पे खुदकते रहना, पंखों में हवा भर करके मीठी मीठी आवाज में एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते हुए खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब माधव दास चूंकि अकेला रहता था, जैसे उसने उस सुंदर सी चिड़िया को वहां पर मधुर आवाज में बोलते हुए इधर उधर फुदकते देखता है, तो उसे लगता है कि उसके जीवन में एक सुंदरता भरने वाली कोई चीज उसे मिल गई है। तो बड़ा खुश होता है, पल भर के लिए वो सब कुछ भूल जाता है और उसे निहारता रहता है कि कैसे वो एक डाल से दूसरे डाल पर कूद रही है। अचानक उसका मन नहीं मानता, वो चिड़िया से बोल पड़ता है कि बड़ा अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, इस बगीचे की सुंदरता और बढ़ गई, तुम यहाँ आई, इस पर बैठी, तो समझ लो कि ये चिड़िया बगीचा बनवाना बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो गया। तुम्हारे बिना तो ये बगीचा बिल्कुल सूना लग रहा था, तुम्हारे आने से इस बगीचे का में और चार चांद लग गया, यानी इसकी सुंदरता और बढ़ गई। चिड़िया इतनी सुंदर थी और माधव दास का बगीचा भी बहुत सुंदर था, तो लेकिन उस चिड़िया की चहचहाट के बिना वो माधव दास को ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल सूना स्थान हो, यानी वो बिल्कुल सूना पड़ा हो बगीचा, ऐसा प्रतीत होता था। तो उसने ये भी कह दिया कि बड़ा अच्छा हुआ तुम चली आई, तुम्हारे बिना तो ये बगीचा बिल्कुल सूना था। फिर वो चिड़िया को संबोधित करता है कि सुनो चिड़िया, ये अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुम्हें यहाँ आकर खुशी मिलती है तो मुझे भी तुमको यहाँ देखकर बहुत खुशी मिलती है। तो तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर उड़ो, खेलो, कूदो, इस डाल से उस डाल पर फुदकती रहो, मुझे भी अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा, तो तुम्हारे लिए ही ये बगीचा है, यानी कि मैंने इतना सुंदर बगीचा समझो तुम्हारे लिए ही बनवाया है। अब उस नन्ही सी चिड़िया को देखकर माधव दास को लगता है कि काश वो नन्ही चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए उनके बगीचे में बैठ जाए, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और हर तरह से उसको देख देख कर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहता है कि ये बगीचा समझो तुम्हारे लिए ही है, तुम बेखटके यहाँ आओ जाओ, खुशी से रहो, उड़ो, गाना गाओ, खूब खेलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम हमेशा यहाँ आती रहा करो। तो वास्तव में माधव दास चिड़िया की सुंदरता पे बिल्कुल मोहित हो गया था और वो सोच रहा था कि अगर काश ये चिड़िया इस बगीचे में रुक गई तो उनके खाली जीवन में भी एक सुंदरता भर जाएगी, उसे भी बात करने वाला कोई मिल जाएगा और वो उस चिड़िया को वहीं रखना चाहता है। इसलिए उसे ये कहना चाहता है कि तुम बेखटके यहाँ आया करो, यानी तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए यहाँ आने के लिए, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, अपना ही घर समझो और बेखटके, बिना खटक के, यानी बिना डरे, बिना रोक टोक के, बेखटके यानी बिना रोक टोक। बिना रोक टोक
अपना ही समझ करके तुम आराम से यहाँ आओ और रहो। अब चिड़िया बड़ी खुश। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई। अब माधवदास उस चिड़िया को देखकर अपने हृदय की जो बात है वह उससे करता है। चिड़िया को पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये माधवदास इस तरह से बिना जान पहचान, बिना किसी हाव भाव के उससे बात किए जा रहा। थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि ये चिड़िया वहाँ की सुंदरता तो बढ़ रही है, और चिड़िया को ये लगता है कि माधवदास उसी से ये सारी बातें कह रहा। तो बिल्कुल सतर्क हो जाती है कि क्या माधवदास उसी से सारी बातें कर रहा। चिड़िया और माधवदास का पहले से कोई परिचय तो था नहीं, तो वो थोड़ा घबराती है। ठीक वैसे ही जैसे एक नन्ही सी बच्ची अगर कहीं किसी अनजान व्यक्ति के सामने पड़ जाए और वो अनजान व्यक्ति उस बच्ची से प्यार दुलार करके बातें करने लगे, तो नन्ही बच्ची तो घबरा जाएगी कि मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं यहाँ अपने काम से हूँ और सामने वाला व्यक्ति कोई मेरी पहचान का नहीं है, फिर भी ये मुझसे बोले जा रहा है, फिर भी ये मुझसे कहे जा रहा है। तो वो थोड़ा घबरा जाती है और उसे लगता है कि माधवदास उससे इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। नन्ही सी बच्ची है चिड़िया की, उसके समझ में नहीं आता, बस उसे ये लगता है कि शायद उसने बिना आज्ञा माधवदास के बगीचे में प्रवेश कर लिया, इस कारण से माधवदास उससे इस तरह की बातें कर रहा है। तो वो घबरा जाती है और घबरा के कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बगीचा आपका है। मैं तो अपने घर से उड़ते उड़ते यहाँ अचानक पहुँच गई और अपने पंखों को आराम देने के लिए, थोड़ी थकान मिटाने के लिए मैं यहाँ आकर विश्राम करने के लिए रुक गई हूँ। मैं अभी चली जाती हूँ। अब चिड़िया को लगता है कि उसके चले जाने से ही भलाई होगी, तो उसने सीधे सीधे कहा कि मैं अभी अभी आई हूँ, थोड़ा सा विश्राम कर लूँ, सांसें ले लूँ और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर माधवदास उससे क्यों ऐसी बातें कर रहा है। तो वो थोड़ा घबरा जाती है और घबराहट में वो वहाँ से हटने की कोशिश करती है कि मैं चली जाऊं तो ही भला है। तो संकोच छोड़कर उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। उसने सफाई दी कि पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी, यानी यहाँ रुक गई थी। मैंने थोड़ा सा आराम करना चाहा, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ और मैं, आप घबराइए नहीं, मैं अभी चली जाऊंगी। माधवदास ने जब ऐसा सुना तो उसने बताया चिड़िया को कि हाँ, यह बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब माधवदास जब चिड़िया को देखता है और चिड़िया संकोच में आकर के कहती है कि
मैं गलती से यहाँ आ गई थी। तो माधव दास को लगा कि कहीं ये चिड़िया उड़ न जाए। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हाँ ये सच है कि ये बगीचा मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये सारा वातावरण की जितनी भी चीज़ें तुम्हें दूर दूर तक दिख रही हैं सब मेरी ही हैं। संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब में तुम परेशान मत हो। ये मेरी ही नहीं है, बल्कि तुम ये समझो कि ये तुम्हारी भी है। तुम्हारे लिए ही मैंने बनवा रखी हूँ। मेरा जीवन, माधवदास चिड़िया को ये बताना चाहता है कि उसका जीवन तो बिल्कुल अकेला है और उसके साथ खेलने कूदने वाला कोई नहीं है। संगमरमर की कोठी होते हुए, बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचे होते हुए भी उसकी बगीचे की सुंदरता अधूरी रह जाती है। लेकिन जब चिड़िया उस बगीचे में आकर बैठ जाती है तो माधव दास को लगता है कि बगीचे की सुंदरता और बढ़ गई। अब वो चाहता है कि वो चिड़िया उसी जगह रह जाए, कभी ना जाए। इसलिए वो चिड़िया को तरह तरह की बातों से फुसलाने की कोशिश करता है और ये तक कहता है कि तुम तो बड़ी भोली हो, बड़ी प्यारी हो, मैं तुम्हें यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कभी मत जाओ। तुम्हें देखकर तो मेरा मन खुश हो गया। तुम्हारी सुंदरता ने तो इस बगीचे को चार चांद लगा दिया, तो तुम यहीं रुक जाओ। मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दूंगा। अब नन्ही सी चिड़िया माधव दास का प्रलोभन सुन रही थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि माधव दास इतनी सारी बातें उससे क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो। तो वो चिड़िया ने सोचा शायद माधव दास उसे फुसलाना चाहता है और चाहता है कि वो वहीं रुकी रहे, रुक जाए। तो चिड़िया थोड़ी डरी तो जरूर थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे नन्ही सी चिड़िया या किसी ऐसे व्यक्ति से कह दे कि ये सब कुछ तुम्हारा है, आओ तुम यहाँ रहो, ये कोठी, ये महल, ये बाग बगीचे, ये नौकर, ये चाकर सब तुम्हारा है, तो सामने वाले व्यक्ति को तो ये निश्चित लगेगा कि ऐसा क्या हमारा इसका संबंध है कि इसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। यानी कि कोई ना कोई प्रलोभन माधव दास को अवश्य है, जिसके कारण वो चिड़िया को फुसलाने की कोशिश कर रहा है और चिड़िया को ये समझाना चाहता है कि तुम यहाँ आने जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। अर्थात तो अगर वो चिड़िया अकेली हुई तो वहीं वो रुक जाए ही ना। लेकिन चिड़िया को तो स्वच्छंदता पसंद थी। वो तो पूरे आकाश मंडल में फुदक फुदक कर, पंख फैलाकर, हवा भर भर के उड़ना चाहती थी। उसे भला इस बगीचे की सुंदरता से क्या लेना देना। तो चिड़िया डरी हुई सहमी रह जाती है और माधव दास उसे प्रलोभन पर प्रलोभन दिए जा रहा है कि तुम यहीं रुको, ये बगीचा तुम्हारा है, ये कोठी तुम्हारी है, तुम यहाँ स्वच्छंद होकर रह सकती हो, हर प्रकार से घूम सकती हो, थिरक सकती हो। जाओ नहीं, तुम यहीं बैठो, मेरा मन तुम्हें देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी बोली, मैं थक गई थी, यहाँ बैठ गई, मैं अभी जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। अब चिड़िया को ये डर लगने लगा कि निश्चित ही माधव दास
कुछ न कुछ प्रलोभन उसे इसलिए दे रहा है कि वो उसे पकड़ना चाहता है। माधवदास का जीवन बिल्कुल सूना था। उसके जीवन में कोई खुशियां नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े बंगले थे, नौकर चाकर थे, सुंदर बाग बगीचा था। समय व्यतीत करने के लिए प्रकृति की सुंदरता को वो प्रतिपल देखता रहता था। लेकिन उस बगीचे में भी एक सूनापन था, जैसे कि माधवदास के जीवन में सूनापन था। माधवदास तो ये चाहता था कि वो सुंदर सी दिखने वाली चिड़िया और मधुर भाषा में बोलने वाली जो नन्ही सी चिड़िया की बच्ची है, वो उसी जगह हमेशा के लिए रह जाए। और चिड़िया की बच्ची को लगता है कि उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कार्य कर लेने के बाद कि करने वाले से गलती हो गई, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अब चूंकि चिड़िया अपने घर से दूर निकल आई थी, उड़ते उड़ते थक गई थी, छोटी सी थी, बच्ची थी और उसे विश्राम की आवश्यकता थी, तो उसने सोचा कि बस वो किसी तरह से उस जगह पर रुक जाए, थोड़ा सा विश्राम कर ले, आराम करके वो चली जाएगी। लेकिन माधवदास चाहता था कि नहीं, वो जाए ना, वहीं रह जाए। लेकिन माधवदास की बात सुनते सुनते चिड़िया बिल्कुल डर जाती है। उसे लगता है कि उसे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये माधवदास उसे लालच दे रहा है, उसे उसके घर से दूर कर रहा है। तो ये एक तरह की सीख है नन्हे बच्चों के लिए कि कभी भी कोई आपको किसी भी तरह का प्रलोभन दे, आपको लालच दे, कहीं चलने को कहे, कहीं रुकने को कहे, तो आप ऐसे लालच में बिल्कुल ना पड़े। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, तो वो नन्ही सी चिड़िया भी बिल्कुल सतर्क हो जाती है। तो मैंने आपको यहाँ तक की कहानी पढ़ा दी और वो आगे के हिस्से को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। आप पाठ पे आधारित सभी वीडियो को देखा करें। शेष अंश को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।